पाठ 11 क्रिया, क्रिया के भेद तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल। वर्ब, इट्स टाइप्स एंड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब, टेंस। क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन छपे अंशों पर ध्यान दीजिए। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मशीन चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है। ऊपर के वाक्यों में आए सभी रंगीन अंश किसी न किसी कार्य या घटना के होने की सूचना दे रहे हैं। जो शब्द विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी देते हैं, व्याकरण में उन्हें क्रिया कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों पर भी ध्यान दीजिए। शेर पिंजड़े में है, सोफिया अध्यापिका है, सब लोग ईमानदार हैं। इन वाक्यों में आने वाले है शब्द होना क्रिया के रूप हैं। इन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को भी क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। क्रिया की रचना, निम्नलिखित वाक्यों में लिखना क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। वह पत्र लिख रही है, वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। मैं कविता नहीं लिख सकती, तुम्हें रोज लिखना चाहिए, मैं एक कहानी लिखूंगा। अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही है। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के रूप हैं लिख रही है, लिखते रहते हैं, लिख सकती, लिखना चाहिए, लिखूंगा तथा लिखवा रही है। आप देख सकते हैं कि इन सभी रूपों में लिख अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चल रहा है। व्याकरण में इस अंश को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा, क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। पढ़, लिख, चल, आ, जा, कर, सो, ले, दे आदि सभी धातुएं हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लिखना क्रिया के इन सभी रूपों में से यदि धातु को अलग कर दिया जाए तो रही है, ते रहते हैं, सकती, ना चाहिए, ऊंगा, वा रही है रूप बच जाते हैं। इन अंशों को सहायक क्रिया कहते हैं। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। क्रिया के भेद, कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक कहलाती है। कर्म की अपेक्षा करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित हो ही। कर्म उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। नीचे दिए गए संयुक्त वाक्य के पहले उपवाक्य में कर्म खाना उपस्थित है तथा दूसरे में नहीं है। जैसे, मैं खाना खा रहा हूँ, आप भी खाइए। दोनों उपवाक्यों में खाना क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहले उपवाक्य में कर्म उपस्थित है तथा दूसरे में उपस्थित नहीं है, पर खाना क्रिया दोनों ही उपवाक्यों में कर्म की अपेक्षा कर रही है। कर्म की अपेक्षा करने के कारण दोनों उपवाक्यों की खाना क्रियाएं सकर्मक हैं, भले ही दूसरे वाक्य में कर्म का लोप कर दिया गया है। अन्य उदाहरण, मैंने यह किताब पढ़ी है, तुम भी पढ़ो। मैं चाय पीऊंगा, क्या तुम भी पियोगे? कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको शब्दों से प्रश्न करने से लगता है। जैसे, नौकर खाना बना रहा है, क्या बना रहा है? उत्तर, खाना। उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए, खिलौने किसे दिए? उत्तर, बच्चों को। क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिले वे मुख्य कर्म कहलाते हैं तथा किसे या किसको प्रश्न के उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिले उनको गौण कर्म कहा जाता है। मुख्य कर्म कोई वस्तु होती है तथा गौण कर्म कोई प्राणी। जैसे, मीता ने चित्र बनाया, क्या बनाया? उत्तर, चित्र, मुख्य कर्म। अध्यापक ने करीम को बुलाया, किसको बुलाया? उत्तर, करीम को, गौण कर्म। इस तरह जो क्रिया कर्म मुख्य या गौण की अपेक्षा करती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं तथा कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया
जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म, मुख्य या गौण की ही अपेक्षा करती है, एक कर्मक कहलाती है। जैसे वह खाना नहीं खाएगी। पिताजी ने नेहा को बुलाया। वे अपना काम करेंगे। खाना, काम, मुख्य कर्म। उसने नौकर को डांटा। नेहा, नौकर, गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों, मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मुख्य कर्म, गौण कर्म, द्विकर्मक क्रिया। मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे। इनाम, सैनिक, बांटना। मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। मिठाई, बच्चे, खरीदना। वह पिताजी से सामान लाया। सामान, पिताजी, लाना। अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। लड़की रो रही है। आप यहीं ठहरिए, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। इन अकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों की क्रियाओं पर यदि क्या या किसे शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं तो उनके कोई उत्तर नहीं मिलते हैं। क्रिया की व्याकरणिक कोटि। काल, टेंस। यह तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई क्रिया घटित होती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। प्रायः लोग काल, टेंस तथा समय, टाइम को एक मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। चूंकि समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों भागों में बांटा गया है, उसी आधार पर काल को भी बांट लिया गया है। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। वर्तमान काल, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है, वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं है, हैं, हो तथा हूँ, अतः। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में है, हैं, हूँ, हो चिन्ह लगे होंगे तो वे वाक्य वर्तमान काल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। वे लोग रोज 8 बजे नाश्ता करते हैं। तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो? भूतकाल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता लगता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है, वे चिन्ह भूतकाल के सूचक चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं था, थे, थी, थीं या आ, ए, ई, ई। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में आ, ई, ए या था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे, वे वाक्य भूतकाल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया। वे ट्रेन से वापस आए। वह बाजार गई। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। भविष्यत काल। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी, गी, अतः। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भविष्यत काल का होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे, वे वाक्य भविष्यत काल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। हम फिल्म देखने जाएंगे। तुम कब चलोगे? तू अब क्या करेगी?